हेलो एंड वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। मैं एडवोकेट अब्दुल रहमान एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं। स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे हैं पीजीबीपी। पीजीबीपी के पिछली वीडियो में मैंने आपको चार्जिंग सेक्शन 28 और डिडक्शन 30 से लेकर के 32 तक पढ़ाया था, जिसमें 32 सबसेक्शन 2 से पहले हमने वीडियो को पूरा कर दिया था। अब हम वहीं से कंटिन्यू करेंगे। आगे बढ़ने से पहले एक बार फिर से आपसे कहना चाहूंगा, अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आने वाली कोई वीडियो आपसे मिस ना हो। अब बात करते हैं और आगे बढ़ते हैं अपने चैप्टर की तरफ और शुरू करते हैं सेक्शन 32 सब सेक्शन 2 क्या कहता है। सेक्शन 32 कहता है अनएब्जॉर्ब्ड डेप्रिसिएशन, मतलब अनएब्जॉर्ब्ड डेप्रिसिएशन का जो आपको डिडक्शन मिल जाएगा वो किन कंडीशन में मिलेगा। सबसे पहले तो जो अनएब्जॉर्ब्ड डेप्रिसिएशन होता है वो किसी भी हेड ऑफ इनकम से सेट ऑफ हो सकता है, लेकिन उसको जो सेट ऑफ किया जा सकता है उससे वो सेट ऑफ करने से पहले आपको करंट ईयर का डेप्रिसिएशन या फिर कोई सेट ऑफ वाला लॉस अगर है बिजनेस का, उसको पहले सेट ऑफ करना पड़ेगा। उसके बाद थर्ड नंबर पर आता है ये जो आपका 32 में अनएब्जॉर्ब डेप्रिसिएशन होता है, ये इसको सेट ऑफ करेंगे। तो ये हो गया हमारा सेक्शन 32 इस तरह से कंप्लीट। अब आगे बढ़ते हैं और अगला सेक्शन क्या कहता है। अगला सेक्शन कौन सा है? अगला सेक्शन है सेक्शन 35। सेक्शन 35 के कई सारे पार्ट्स हैं, जैसे सेक्शन 35A, सेक्शन 35AD, सेक्शन 35D, ये सब सेक्शन है। तो सबसे पहले सेक्शन 35 जो कहता है वो है साइंटिफिक रिसर्च के बारे में। साइंटिफिक रिसर्च दो तरह की हो सकती है, या तो साइंटिफिक रिसर्च आप खुद से कर रहे हो, या फिर कहीं साइंटिफिक रिसर्च की जा रही हो उसमें आप कोई कंट्रीब्यूट कर रहे हो, या फिर साइंटिफिक रिसर्च कोई इंडिविजुअल कर रहा हो या कोई कंपनी कर रही हो, कोई स्पेसिफाई कंपनी जो उसमें बताई गई है कंडीशन में। तो सबसे पहले देख लेते हैं कि अगर एसएससी खुद से साइंटिफिक रिसर्च कर रहा हो तो सेक्शन 35(1) क्या कहता है कि अगर खुद से रिसर्च हो रही है। तो सबसे पहले तो इसमें देख लेते हैं कि प्री कमिटमेंट एक्सपेंसेस जो होते हैं वो, मतलब सेक्शन 35(1) में पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि रिवेन्यू एक्सपेंडिचर और कैपिटल एक्सपेंडिचर, जी हां, कैपिटल एक्सपेंडिचर भी अलाउ हो जाते हैं, लेकिन कैपिटल एक्सपेंडिचर नॉर्मली अलाउ नहीं होते। लेकिन इस सेक्शन के अंदर स्पेसिफाई कहा गया है, जैसे मैंने आपको शुरू में ही बताया था कि कुछ एक अपवाद को छोड़ करके कैपिटल एक्सपेंडिचर अलाउ हो जाते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि रिवेन्यू एक्सपेंडिचर की कंडीशन क्या है। रिवेन्यू एक्सपेंडिचर को दो पार्ट में बांटा गया है, प्री कमिटमेंट और पोस्ट कमिटमेंट। प्री कमिटमेंट जो साइंटिफिक रिसर्च अगर खुद से कर रहे हैं उसमें सिर्फ दो एक्सपेंसेस अलाउ होते हैं। पहला पेमेंट ऑफ सैलरी, कि अगर आप किसी को रिसर्च में सहयोग किसी का ले रहे हैं और उसको सैलरी पे कर रहे हैं, एक्सक्लूडिंग परक्यूजिट्स, उसमें परक्यूजिट्स अलाउ नहीं होते। मतलब जो आप सैलरी पे कर रहे हैं सिर्फ सैलरी का डिडक्शन आपको मिलेगा, अगर आप कोई आप परक्यूजिट्स दे रहे हैं उसका डिडक्शन आपको नहीं मिलेगा। और अगर आप कोई मटेरियल खरीद रहे हैं रिवेन्यू एक्सपेंडिचर में तो प्री कमिटमेंट में उस मटेरियल का डिडक्शन आपको मिल जाएगा, और पोस्ट कमिटमेंट में एनी रिवेन्यू एक्सपेंडिचर आपके लिए अलाउ होता है। अब कैपिटल एक्सपेंडिचर की हम बात करें तो कैपिटल एक्सपेंडिचर वही दो कंडीशन, प्री कमिटमेंट और पोस्ट कमिटमेंट। प्री कमिटमेंट में लास्ट 3 इयर्स का मिलेगा, एनी कैपिटल एक्सपेंडिचर मिल जाएगा आपको। इसमें कॉस्ट की लैंड की जो कॉस्ट है उसको छोड़ करके, और पोस्ट कमिटमेंट में भी सभी कैपिटल एक्सपेंडिचर, यहां भी आप जो लैंड की कॉस्ट है उसको छोड़ देंगे। अब अगर कोई कंपनी रिसर्च कर रही है तो इन हाउस रिसर्च कर रही है, मतलब अगर कोई कंपनी इन हाउस रिसर्च कर रही है तो उसकी क्या कंडीशन है। तो सबसे पहले तो यह है कि वो कंपनी या तो मैन्युफैक्चरर हो या फिर बायोटेक्नोलॉजी में हो। बायोटेक्नोलॉजी में है उसको कौन कौन सा एक्सपेंडिचर मिल जाएगा, उसको कैपिटल और रिवेन्यू, लेकिन यहां पे लैंड एंड बिल्डिंग की कॉस्ट को एक्सक्लूड कर देंगे, मतलब ये बेनिफिट डिडक्शन में नहीं मिलेगा। और डिडक्शन मिलेगा इसमें 150% ऑफ कैपिटल एंड रिवेन्यू, दोनों का 150% मिल जाएगा। तो इस तरह से हो गया सेक्शन 35(1). अब अगला जो सेक्शन है वो, अगर आप कहीं कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, किसी रिसर्च में कंट्रीब्यूशन अगर आप कर रहे हैं तो आपको कौन कौन सी डिडक्शन मिलेगी देख लेते हैं। तो सबसे पहले अगर साइंटिफिक रिसर्च हो रही है उसमें अगर कोई नेशनल लेबोरेटरी में रिसर्च हो रही है, नेशनल लेबोरेटरी हो या फिर नेशनल यूनिवर्सिटी हो, IIT, IIM, तो 150% डिडक्शन। उसके बाद अप्रूव्ड रिसर्च एसोसिएशन या अप्रूव्ड यूनिवर्सिटी है तो भी 150% का। उसके बाद 35(1) ये कहता है इंडियन कंपनी अगर कोई अपना रिसर्च सेंटर है उसका और वही उसका बिजनेस ऑब्जेक्टिव है तो आपको 100% डिडक्शन वहां पे कंट्रीब्यूशन का मिलेगा।
अगर आप कोई सोशल या फिर स्टैटिस्टिकल रिसर्च कहीं हो रही है, उसमें अगर आप कोई कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, तो सिर्फ अप्रूव्ड रिसर्च एसोसिएशन या फिर अप्रूव्ड यूनिवर्सिटी या कॉलेज में अगर आप इसमें कंट्रीब्यूट कर रहे हैं तो आपको डिडक्शन मिलेगा 100% का। इसके बाद बात करते हैं स्टूडेंट्स कि सेक्शन 35 AD क्या कहता है। सेक्शन 35 AD कि अगर आप किसी स्पेसिफाइड बिजनेस में इन्वेस्ट करते हैं, अब वो स्पेसिफाइड बिजनेस कौन कौन से हैं मैं आपको ये बताता चलता हूं। सबसे पहले है कोल्ड चेन फैसिलिटी का अगर कोई बिजनेस है, वेयर हाउस फॉर शुगर, होटल 2 स्टार वाला, हॉस्पिटल 100 बेड्स का, इस तरह के अगर बी कीपिंग वगैरह अगर है, ये पूरा जो आपको चार्ट नजर आ रहा है, ये अगर आप कोई बिजनेस कर रहे हैं तो इसके अंदर आपको जो डिडक्शन मिलेगा वो 100% मिलेगा कैपिटल एक्सपेंडिचर का, अदर देन लैंड, गुडविल और फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट का आपको इसमें बेनिफिट नहीं मिलेगा। उसके बाद 35 AD का डिडक्शन क्लेम करने की एक कंडीशन ये भी रहती है कि बिजनेस नया होना चाहिए, पुराना बिजनेस रिफॉर्म नहीं होना चाहिए। और नए बिजनेस में भी अगर आप यूज प्लांट एंड मशीनरी ले रहे हैं तो वो अलाउ नहीं होगी, लेकिन अगर इंपोर्ट कर रहे हैं यूज प्लांट एंड मशीनरी को तो वो अलाउ होगी। और यूज प्लांट एंड मशीनरी सिर्फ 20% अलाउ हो सकती है आपको, मतलब टोटल जो आपका कॉस्ट है उसका 20% आपको बेनिफिट, उसका डिडक्शन मिल जाएगा। उसके बाद आगे बढ़ते हैं और अब बचा है सेक्शन 35 CA। ये सब एक एक लाइन के हैं, मैं आपको इसमें एक्सप्लेन करता जाता हूं, इसकी परसेंटेज कितनी अलाउ होगी आपको और ये कितना अलाउ होगा। तो सेक्शन 35 CCA ये कहता है रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम 100%, सेक्शन 35 CCC एग्रीकल्चर एक्सटेंशन प्रोजेक्ट 150%, अदर देन लैंड एंड बिल्डिंग। सेक्शन 35 CCD स्किल डेवलपमेंट प्रोजेक्ट है, कंपनी को मिलता है 150%, लेकिन इसमें भी लैंड एंड बिल्डिंग का आपको बेनिफिट नहीं मिलता। इसके बाद आता है प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस। प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस मैंने आपको जब सेक्शन 37 बताया था जनरल डिडक्शन वाला, उसमें कहा था कि प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस नहीं मिलेंगे, लेकिन क्योंकि यहां सेक्शन 35 का डी कहता है, मतलब सेक्शन 35D कहता है कि मिलेंगे। किस कंडीशन में मिलेंगे ये मैं आपको बता देता हूं, ये देख लेते हैं। सबसे पहले तो असेसी जो है इंडियन कंपनी होना चाहिए या फिर अदर रेजिडेंट होना चाहिए, मतलब अगर अदर है तो रेजिडेंट होना चाहिए। उसके बाद है उसके एलिजिबल, मतलब एक्सपेंसेस कौन कौन से मिलेंगे। इन केस ऑफ न्यू कंपनी, अगर नई कंपनी है तो एक्सपेंसेस फॉर सेटिंग अप बिजनेस, जो बिजनेस को सेट करने में एक्सपेंसेस हो रहे हैं। इन केस ऑफ एग्जिस्टिंग कंपनीज, अब आप कहेंगे कि एग्जिस्टिंग कंपनी में प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस क्या होंगे। अगर बिजनेस को का एक्सपेंशन हो रहा है तो उसमें भी वो बिजनेस में इस तरह के खर्चे होते हैं, लेकिन वो कौन कौन से खर्चे अलाउ होंगे उनकी कंडीशन है। उनकी कंडीशन ये है कि आप अगर कोई फिजिबिलिटी रिपोर्ट, प्रोजेक्ट रिपोर्ट, अगर कंडक्टिंग मार्केटिंग सर्वे वगैरह करा रहे हैं या कोई इंजीनियरिंग सर्विस ले रहे हैं तो वो डिडक्शन आपको अलाउ हो जाएगा। लीगल चार्जेस, अगर कोई एग्रीमेंट से रिलेटेड हो रहा है तो अगर लीगल चार्जेस MOA AOA मतलब मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन का अगर हो रहा है तो उसका डिडक्शन आपको मिल जाएगा। इसी में जिस तरह से प्रिंटिंग वगैरह अगर MOA की होगी, रजिस्ट्रेशन फीस जो कंपनी की होगी वो सब आपको मिल जाएगी। लेकिन इसमें क्या है कि आपको इसका ऑडिट कंपलसरी रहेगा, और ये जो इनकी मैक्सिमम लिमिट रहती है इन खर्चों की, वो कंपनी के लिए 5% प्रोजेक्ट कॉस्ट और कैपिटल का 5% से ज्यादा नहीं होना चाहिए, और अदर के लिए कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट का 5% इसमें डिडक्शन अलाउ होता है। अब बात करते हैं अगले सेक्शन की, मिसलेनियस। इसमें जो मिसलेनियस है ये है सेक्शन 36। अब इसमें मिसलेनियस में क्या है, एक एक लाइन के सब डिडक्शन है, मैं आपको छोटा छोटा एक्सप्लेन करूंगा और आप समझ जाएंगे, बहुत उसमें रॉकेट साइंस वाली बात नहीं है। देख लेते हैं, एक एक लाइन की बात है। एक एक लाइन में कि अगर इंश्योरेंस प्रीमियम पेड किया गया है स्टॉक का या फिर लाइव कैटल का, या फिर हेल्थ ऑफ एम्प्लॉय मतलब एम्प्लॉय की हेल्थ के लिए अगर कोई इंश्योरेंस पे किया गया है कैश के अलावा। उसके बाद बोनस और कमीशन, यहां बोनस और कमीशन में सेक्शन 43B अप्लाई होगा। सेक्शन 43B हम आगे पढ़ेंगे वो कैसे अप्लाई होता है। उसके बाद इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बोरोड फॉर बिजनेस, अगर आपने बिजनेस के लिए कोई लोन लिया है तो वो आपको उसका इंटरेस्ट का डिडक्शन मिल जाएगा, लेकिन जिस एसेट्स पे लिया है वो एसेट्स पुट टू यूज हो जानी चाहिए। उसके बाद क्या आता है, उसके बाद आता है कि अगर कोई जीरो कूपन बॉन्ड कंपनी इशू करती है, ज्यादातर इंफ्रास्ट्रक्चर वाली कंपनी करती है, तो जीरो कूपन बॉन्ड को
का डिडक्शन आपको मिल जाएगा। उसके बाद एम्प्लॉयर कॉन्ट्रीब्यूशन टुवर्ड्स आरपीएफ या फिर अप्रूव्ड एसएफ, ये भी सेक्शन 43B यहां पे भी एप्लीकेबल होता है। सेक्शन 43B अभी हम आगे पढ़ रहे हैं। पेंशन स्कीम 10% ऑफ सैलरी से ज्यादा नहीं मिलता। अप्रूव्ड ग्रेच्युटी में अगर कोई करते हैं तो उसमें मिल जाता है। उसके बाद हम बात करते हैं कि एनिमल अलाउंस। एनिमल अलाउंस क्या होता है? एनिमल अलाउंस ये होता है कि अगर आपने कोई घोड़ा लिया, अब घोड़े के ऊपर क्योंकि डेप्रिसिएशन नहीं लगता है, तो जो जिस रेट में आपने घोड़ा खरीदा था और उसके बाद उसकी डेड बॉडी को अगर बिकती है किसी अमाउंट में, तो जो डिफरेंस रहेगा वो आपके लिए जो भी मतलब आपका लॉस रहेगा एक तरह से, उसका डिडक्शन आपको मिल जाएगा। बैड डेट्स मिल जाएगा, इसमें एक्सक्लूड हो जाएंगे प्रोविजन अगर आपने बैड डेट्स के लिए कोई बनाया हुआ है। एक्सपेंडिचर ऑन फैमिली प्लानिंग, फैमिली प्लानिंग में जो कि जाहिर सी बात है ये अपने एम्प्लॉइज के लिए कंपनी करती है, तो ये फैमिली प्लानिंग वाला डिडक्शन आपको मिल जाएगा। अभी स्टूडेंट्स ये तो हो गया डिडक्शन। डिडक्शन ये आपको मिल गया पूरा, मैंने आपको बता दिया सेक्शन 30 से लेकर के 37 तक जितने भी डिडक्शन होते हैं ये आपको मिल जाएंगे। लेकिन अब यहां तो बात हो गई है कि डिडक्शन मिल गए हैं। अब डिडक्शन लेने के बाद अगर आप कुछ कंडीशंस को सेटिस्फाई नहीं करते हैं इनकम टैक्स की, मतलब जो इनकम टैक्स एक्ट कहता है वो कंडीशन आप सेटिस्फाई नहीं कर पाते हैं उन डिडक्शन के अगेंस्ट, तो कुछ डिडक्शंस तो ऐसी हैं कि अगर आपने इस साल में, मतलब जिस साल का हम बात कर रहे हैं, जैसे प्रीवियस ईयर में वो कंडीशन सेटिस्फाई नहीं की है, तो आपको अगले साल में सेटिस्फाई कर दी तो आपको उनका बेनिफिट अगले साल में मिल जाएगा। लेकिन कुछ ऐसे डिडक्शंस हैं कि जिनकी अगर आपने प्रीवियस ईयर में कंडीशंस सेटिस्फाई नहीं की तो फिर आपको आने वाले टाइम में भी वो डिडक्शन नहीं मिलेगा। अब वो कुछ स्पेसिफिक डिसअलाउंस है, वो स्पेसिफिक डिसअलाउंस क्या है ये मैं आपको बताता चलता हूं, देख लेते हैं। इसमें क्या है कि एनी पेमेंट टू नॉन रेजिडेंट, अगर आप किसी नॉन रेजिडेंट को पेमेंट कर रहे हैं तो सेक्शन 40A1 कहता है कि अगर आपने टीडीएस नहीं काटा है और अगर टीडीएस काटने के बाद रिटर्न की डेट से पहले उसको जमा नहीं कराया है तो वो डिडक्शन आपके लिए डिसअलाउ हो जाएगी पूरा का पूरा। लेकिन अगर आपने अगले साल में कंडीशन मतलब कर दी है फुलफिल, तो वो अगले साल में उसका बेनिफिट आपको मिल जाएगा। इसी तरह से सेम रेजिडेंट के ऊपर भी है कि अगर आपने ये टैक्स नहीं काटा है तो इसका डिडक्शन आपको नहीं मिलेगा। इनकम टैक्स क्या, जो इनकम टैक्स है वो उसका डिडक्शन अलाउ नहीं होता। इसके बाद अगर आपने सैलरी दी है नॉन रेजिडेंट को, सेक्शन 40A3 कहता है कि अगर आपने नॉन रेजिडेंट को सैलरी पे की है और आपने ना तो टैक्स काटा और ना जमा किया तो ये आपको डिडक्शन, क्योंकि अगले साल में कैरी फॉरवर्ड नहीं होगा, तो इसका डिडक्शन आपको फिर कभी मिलेगा ही नहीं। नॉन मॉनिटरी परक्विजिट्स अगर आप किसी अपने एम्प्लॉय को दे रहे हैं तो एम्प्लॉयर के लिए वो डिडक्टेबल नहीं होते, क्योंकि नॉन मॉनिटरी परक्विजिट्स एम्प्लॉय के हैंड में एग्जेम्प्ट होते हैं। अब डिसअलाउंस इन केस ऑफ पार्टनरशिप फर्म, अगर पार्टनरशिप फर्म में आप अपने पार्टनर को कोई रेम्युनरेशन पे कर रहे हैं या जो भी आप उसका नाम रखें, तो वो इन कंडीशंस में डिसअलाउ हो जाती हैं कि अगर आप रेम्युनरेशन दे रहे हैं नॉन वर्किंग पार्टनर को या फिर रेम्युनरेशन दे रहे हैं वर्किंग पार्टनर को, लेकिन आपका उसमें पार्टनरशिप डीड में ऑथराइज नहीं किया है या फिर पार्टनरशिप डीड की टर्म्स एंड कंडीशन से बाहर जाकर आप कुछ दे रहे हैं, तो वो रेम्युनरेशन डिसअलाउ हो जाएगा। और उसके बाद अगर आप एक लिमिट से ऊपर रेम्युनरेशन दे रहे हैं, अब वो लिमिट क्या है? वो लिमिट कहती है कि अगर आपने आपका बुक प्रॉफिट 1 रुपए से लेकर के 3 लाख या लॉस भी है तो आपको देना पड़ेगा 1.5 लाख या फिर 90% ऑफ बुक प्रॉफिट देना पड़ेगा। इससे ज्यादा अगर आप देंगे तो डिसअलाउ हो जाएगा। उसके बाद बैलेंस बुक प्रॉफिट, यानी 3 लाख से अगर ऊपर चला जाता है तो उसको 60% आप देंगे। मतलब आपका टोटल बुक प्रॉफिट है 5 लाख रुपए, तो आप 3 लाख तक तो वो पहली कंडीशन 1.5 लाख या 90% जो भी ज्यादा होगा, उसके बाद ऊपर की अमाउंट पे मतलब 2 लाख बैलेंस पे आप 60% देंगे। उसके बाद क्या होता है? उसके बाद है कि इंटरेस्ट अगर पार्टनर को पे कर रहे हैं तो वो अगर 12% से ज्यादा है, और अगर वो पार्टनरशिप डीड वाली सब बातें एप्लीकेबल इसमें हो जाती है, मतलब अगर पार्टनरशिप डीड में वो अलाउ नहीं किया गया है तो ये है। और अगर 12% से ज्यादा दे रहे हैं तो 12% से ज्यादा भी
डिसअलाउ हो जाता है। उसके बाद अगला सेक्शन आता है सेक्शन 40A2 एक्सेसिव पेमेंट टू रिलेटिव। मतलब अगर आपने अपने रिलेटिव को ज्यादा पेमेंट किया है तो वो डिडक्ट नहीं होगा। मतलब आपने 10 की चीज 12 रुपए में खरीद ली तो जो ज्यादा खरीदा वो आपके लिए डिसअलाउ हो जाएगा। उसके बाद बात करते हैं पेमेंट इन कैश। अगर आपने सेक्शन 40A3 कहता है कि अगर आपने एक दिन में एक पर्सन को एक खर्चे के लिए 10,000 से ज्यादा कैश में पेमेंट किया है तो वो डिसअलाउ हो जाएगा। ट्रांसपोर्टर के केस में ये अमाउंट 35,000 है। मतलब ट्रांसपोर्टर के केस में ये अमाउंट 35,000 है। उसके बाद उसमें कुछ एक एक्सेप्शंस हैं। क्या है कि अगर आपने पेमेंट वो बैंक को किया है, LIC वगैरह को किया है, या फिर आपने गवर्नमेंट को कोई पेमेंट किया है, या फिर आपने कोई बुक एडजस्टमेंट कि आपको किसी से 2 लाख रुपए लेने थे और 5 लाख रुपए देने थे तो वो एडजस्टमेंट आपका हुआ है उसमें कैश में, क्योंकि एंट्री एक्चुअल में हुई ही नहीं है। उसके बाद क्या आता है कि अगर आपने वो पेमेंट किया है किसी, मतलब कहने का है कि जैसे बैंक उस दिन बंद थे और उस दिन आपने वो पेमेंट करना पड़ा किसी इमरजेंसी में तो वो अलाउ हो जाएगा। उसके बाद अगर आपने पेमेंट किया है किसी मनी चेंजर को, मतलब जो आप कहीं जैसे फॉरेन में जा रहे हैं और आपको मनी चेंज करानी है तो वो 10,000 रुपए से ऊपर का उसमें अलाउ हो जाएगा। फिर अगर आपका कोई एम्प्लॉय 15 डेज के लिए टेम्पररी बेसिस पे कहीं जाता है, वहां अगर आप कोई पेमेंट करते हैं तो ये पॉसिबल नहीं है कि वो वहां पे अकाउंट खुलवाए, तो उस केस पर भी आपके लिए अलाउ हो जाता है। मतलब उस केस में भी आप 10,000 से ज्यादा का कैश पेमेंट कर सकते हैं। अब बात करते हैं सेक्शन 43B, जो पहले बार बार जिक्र हो रहा था। यहां सेक्शन 43B तब एप्लीकेबल होता है कि अगर आप अपनी अकाउंटिंग एक्रूअल बेसिस पे कर रहे हैं, मतलब आप सारे डिडक्शन एक्रूअल बेसिस पे ले रहे हैं, तो सेक्शन 43B कहता है कि कुछ एक खर्चे ऐसे हैं जो एक्रूअल बेसिस पर भी भले ही आप अकाउंटिंग कर रहे हो लेकिन आपको बेनिफिट तभी मिलेगा इसका अगर आप वो खर्चे जब पे होंगे। मतलब ये कुछ खर्चे हैं पेमेंट बेसिस पर ही माने जाएंगे। अगर आपकी अकाउंटिंग ही पेमेंट बेसिस पर है तो सेक्शन 43B की बात ही खत्म हो जाती है, फिर तो सभी खर्चे पेमेंट बेसिस पर हैं। लेकिन अगर आपकी अकाउंटिंग क्योंकि एक्रूअल बेसिस पर है तो सेक्शन 43B किन किन खर्चों को कहता है कि पेमेंट बेस पर माने जाएंगे, जरा देख लेते हैं। उसमें क्या है, टैक्स ड्यूटी अगर है कोई, एम्प्लॉयर कॉन्ट्रीब्यूशन प्रोविडेंट फंड में, बोनस कमीशन है, इंटरेस्ट ऑन एनी लोन है, लीव सैलरी है, जो इस तरह के खर्चे हैं वो सिर्फ 43B में मतलब पेमेंट बेसिस पर ही आपका अलाउ होंगे। उसके बाद आता है सेक्शन 43A कॉस्ट ऑफ एक्वाइजिशन ऑफ एसेट्स ड्यू टू चेंज ऑफ फॉरेक्स रेट। मतलब अगर फॉरेक्स रेट में ये कॉस्ट ऑफ एक्वाइजिशन हो रहा है तब आपको सेक्शन 43A अप्लाई हो जाता है, जिसका पूरा चार्ट मैंने आपको दिया हुआ है। ये इसी कंडीशन में अप्लाई होंगे। उसके बाद 43CA कहता है कि अगर आपने इसमें लैंड एंड बिल्डिंग को मतलब स्टॉक से कैपिटल एसेट्स में या फिर कैपिटल एसेट से स्टॉक में, तो यहां पे 43CA अप्लाई होगा। और अगर वो 50C क्योंकि कैपिटल गेन का सेक्शन है तो इसको कैपिटल गेन में मैं आपको पूरा सेक्शन 50C पढ़ाऊंगा। अब हम आगे पहुंचते हैं और फाइनल सेक्शन की तरफ बढ़ते हैं, सेक्शन 44A। सेक्शन 44A में मतलब ये कोई खर्चे का या डिडक्शन का नहीं है, ये अकाउंटिंग को लेकर के कि आपके ऊपर क्या क्या कंडीशन एप्लीकेबल होती हैं, कि कब आपको अकाउंटिंग करनी है, कब आपको ऑडिट कराना है, कब आपके लिए ऑडिट नॉन कंपलसरी है, कब ऑडिट कंपलसरी है, ये सब बातें बताता है सेक्शन 44। मतलब इसके अलग अलग जैसे सेक्शन 44A, सेक्शन 44AB, सेक्शन 44AD, ये सब सेक्शन आपको बताते हैं। अब सबसे पहले देख लेते हैं सेक्शन 44A क्या कहता है। सेक्शन 44A कहता है कंपलसरी मेंटेनेंस ऑफ बुक्स। अगर मतलब आप अगर स्पेसिफाइड, सबसे पहले प्रोफेशन की बात करते हैं, स्पेसिफाइड प्रोफेशन में है और आपकी ग्रॉस रिसिप्ट्स 1.5 लाख रुपए से ज्यादा है प्रीवियस 3 ईयर में, तो आपको अकाउंटिंग करनी पड़ेगी, बुक्स रखनी पड़ेगी 6F के अकॉर्डिंग। लेकिन अगर आपकी ग्रॉस रिसिप्ट्स 1.5 लाख से कम है तो आपके लिए नॉर्मल बुक्स मेंटेन करना रहेगा। उसके बाद बात करते हैं कि बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन किसके लिए, इंडिविजुअल या HUF। अगर आपकी इनकम 2.5 लाख से कम या फिर आपका टर्नओवर 25 लाख से कम है पिछले 3 सालों में से किसी भी, मतलब पिछले 3 सालों में,
तो आपके लिए नॉर्मल बुक्स ऑफ अकाउंट आपको मेंटेन करना पड़ेगा। अदर देन इंडिविजुअल और एचयूएफ के लिए क्या कंडीशन है, इसमें आपका जो इनकम है वो 1,20,000, टर्नओवर की लिमिट हो जाती है यहां पर 10 लाख। उसके बाद अगर कोई पर्सन इनसे कम मतलब प्रिजेम्पटिव बेसिस पर कर रहा है तो वो सेक्शन 44 AE उस पर अप्लाई होता है। सेक्शन 44 AD4 में आपको आगे पढ़ा रहा हूं। सेक्शन 44 AB, सेक्शन 44 AB क्या कहता है? सेक्शन 44 AB कहता है कि अगर कोई बिजनेस मतलब कोई अगर बंदा उसकी ग्रॉस रिसीप्ट्स 1 करोड़ से ज्यादा है तो उसके लिए ऑडिट कंपलसरी हो जाता है। और प्रोफेशनल्स के लिए 50 लाख की लिमिट है इसमें। अब एक कंडीशन, क्योंकि इस पर डबल स्टार मैंने बनाया हुआ है 1 करोड़ वाली पे, तो इसमें है कि रिक्वायर्ड ऑफ कंपलसरी ऑडिट अंडर सेक्शन 44 AB डज नॉट अप्लाई अ पर्सन हु डिक्लेयर्ड प्रॉफिट अंडर सेक्शन 44 AD ऑन प्रिजेम्पटिव बेसिस हिज टोटल सेल टर्नओवर ग्रॉस रिसीप्ट्स लेस देन 2 करोड़। कि अगर कोई असेसी कोई भी हो वो 2 करोड़ से कम अपनी ग्रॉस रिसीप्ट्स है और वो अपनी इनकम को प्रिजेम्पटिव बेसिस पर, अपना प्रॉफिट प्रिजेम्पटिव बेसिस पर डिक्लेयर कर रहा है सेक्शन 44 AD में, तो उसको 2 करोड़ के लिए ऑडिट की लिमिट हो जाती है 2 करोड़। अब प्रिजेम्पटिव बेसिस की इनकम 44 AD में क्या होती है ये मैं आपको बता दूं। ये होता है कि अगर आप अपनी ग्रॉस रिसिप्ट का मतलब आप अब इतनी सारी डिडक्शन नहीं याद रखनी, कुछ नहीं याद रखना, कि टोटल सिंपल सी बात है कि अगर आप कोई बिजनेसमैन है तो और आपकी ग्रॉस रिसिप्ट्स ये समझ लीजिए कि 2 करोड़ से कम है और अगर वो रिसिप्ट्स कैश में है तो अगर आप अपना प्रॉफिट 8% या उससे ज्यादा डिक्लेयर कर देते हैं तो आपका ये सब झंझट खत्म हो जाता है और आप प्रिजम्पटिव स्कीम में माने जाते हैं। और अगर ये सारी रिसिप्ट्स बैंक से हैं या फिर कुछ बैंक से हैं कुछ कैश हैं तो बैंक वाली रिसिप्ट्स 6% और कैश वाली रिसिप्ट्स आपके लिए 8% मानी जाएगी। प्रोफेशनल्स के लिए आपको प्रॉफिट दिखाना पड़ेगा 50%, मतलब प्रोफेशनल के लिए ये लिमिट रहेगी 50%। और प्रोफेशनल का सेक्शन हो जाता है वो 44 ADA और उसमें क्या हो जाता है, ग्रॉस रिसिप्ट्स की लिमिट हो जाती है 50 लाख, मतलब 50 लाख तक की आप अगर रिसिप्ट्स है तो आप ये दिखा सकते हैं। 50% अगर आप ग्रॉस रिसिप्ट का दिखाएंगे तो ये आपको हो जाता है। उसके बाद आता है ट्रांसपोर्ट बिजनेस में अगर आप है सेक्शन 44 AE, तो अगर किसी के पास 10 से ज्यादा गाड़ी एक टाइम में नहीं है तो इसमें हैवी व्हीकल 1000 पर टन पर मंथ और अदर देन हैवी व्हीकल का 7500 पर मंथ आप इसमें अगर प्रॉफिट दिखा देते हैं। अब इसमें डिडक्शन क्योंकि 30 और 38 वाली नहीं होती है तो ये सब इसमें ऑडिट इसमें रिक्वायर्ड नहीं रहता है, क्योंकि ऑडिट की कंडीशन अगर आप हो गए तो आप प्रेजेंटिव बेसिस पर अपनी इनकम शो नहीं करते। इसमें जो डिडक्शन मिलती है वो सेक्शन 80C से लेकर के 80U वाली डिडक्शन आपको मिलती है। एडवांस टैक्स वाली कंडीशन इसमें सिर्फ 15 मार्च वाली एक इंस्टॉलमेंट आपको देनी पड़ेगी। स्टूडेंट्स ये हो गया अब हमारा पीजीबीपी खत्म, मतलब पीजीबीपी का पूरा चैप्टर यही समाप्त होता है सेक्शन 28 से लेकर के सेक्शन 44 तक। अगली वीडियो में हम शुरू करेंगे कैपिटल गेन, मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है और थोड़ा सा प्रैक्टिकल लाइफ में आजकल बहुत ज्यादा लोग उस पर ध्यान दे रहे हैं और बहुत ज्यादा लोग कैपिटल गेन अब पे करना चाहते हैं। जब से ये डिमोनेटाइजेशन वगैरह हुआ है तो लोग अब थोड़ा सा अवेयर हो गए हैं टैक्स स्कीम को लेकर के, तो कैपिटल गेन चैप्टर आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगली वीडियो को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा। वीडियो अगर पसंद आई है तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। कोई भी अगर डाउट हो तो फेसबुक पेज पर हमें फॉलो करके हमें डीएम कर सकते हैं। हैव अ नाइस डे, गुड लक।